हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू द ई एकेडमी। और कैसे हो आप सब लोग? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे ना फर्स्ट चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेस वाला, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके क्वेश्चंस हम करेंगे एंड उसके अलावा जो वीडियोस मेरी डली है उस पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी मैं सॉल्व करूँगी आज, ठीक है। एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है सैम्पल पेपर सॉल्व करने की 2021 के रिगार्डिंग, वो मैं ट्राई करूँगी जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड बाकी कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इसके आगे के चैप्टर्स फर्दर हम शूट करें। देखो, फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने किए हुए हैं, इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ना। सो फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी होगी, तो वहाँ आपको कोर्स ऑलरेडी चला हुआ है, अवेलेबल है, मिल जाएगा, वहाँ एनरोल कर सकते हो आप, ठीक है। सो स्टार्ट करें। एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो टॉपिक्स हैं इन बिटवीन, वो सारे टॉपिक्स एक एक करके रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। बट एक सजेशन है मेरी आपकी कि क्वेश्चंस करने से पहले एक बारी क्या करो, चैनल पे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की सारी वीडियोस डली हुई हैं, जाओ जाके एक बारी पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, वो सारी वीडियोस देखो उस चैप्टर की। क्योंकि जब आप चैप्टर बिल्कुल फ्रेश रिवाइज करते हो ना, साथ के साथ फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो बेटर मतलब समझ आता है एंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हो। अदरवाइज क्या होता है, हमने पढ़ा कब था, क्वेश्चन अब ट्राई कर रहे हो, है ना। उस टाइम भी मैंने क्वेश्चन नो डाउट कराए हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चंस करने से पहले फिर से आप एक बार रिवाइज कर लो तो बेटर हो जाएगा। इसमें भी हम इस लेक्चर में भी या इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे लेवल क्वेश्चंस का, ठीक है। पहले मैं बेसिक्स कराऊंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कवर अप करवाऊंगी, उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल हाई होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया सेम उसी पैटर्न पे। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। 4 ऑप्शंस दी हुई है कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू चेंज करता है, उसका पीएच किस में होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, किसी को नहीं भी आता होगा ना, देखो यहाँ ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक तो क्या करना चाहिए, बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीएच का स्केल जो है आपका 0 to 7 है, ठीक है ना। 7 पे न्यूट्रल, फिर 7 to आगे 14 है, तो 0 to 7 के बीच में आपका क्या होता है, मतलब 1 to 7 ले लो या जो भी आप, उसमें आपका होता है एसिड, ठीक है। और उसके आगे 7 to 14 में आपका होता है बेस। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखोगे ना, 1, 4, 5 तीनों लेस देन 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीपल आंसर तो हो नहीं सकते, ये सबसे ऑड वन आउट है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, कई बार एग्जाम में क्या होता है आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। वैसे तो हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक सारी चीजें हैं कि बेस आपका क्या करता है, रेड लिटमस ब्लू, बेस रेड टू R2B, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड क्या करता है, B2R, ब्लू टू रेड। तो यहाँ रेड लिटमस ब्लू दिया हुआ था, इसका मतलब बेस था। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 7 से ज्यादा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 10। ये तो आपको तब आएगा अगर आपको ये चीज याद रह जाए। बट होता क्या है, कई बार एग्जाम में बच्चा इतनी सिंपल चीज भी हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करती है, हम भूल जाते हैं कि रेड टू मतलब ब्लू हो या ब्लू टू रेड है। तो इन केस ऑप्शंस को देखना, अगर ऐसा केस आया होगा कि 3 ऑप्शंस एक जैसी होंगी लेस देन 7, चौथी अलग ही, तो इसका मतलब वही आंसर है, क्योंकि 3 जो ऑप्शंस हैं वो तीनों ही आपकी एक जैसी हैं, इसका मतलब तीनों ही एसिड के लिए है, तो 3 आंसर तो होंगे नहीं, आंसर आपका एक होगा, है ना। सो इन दैट वे इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोर देन 7, यानी कि 7 to 14 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बेस का जो पीएच है वो 7 to 14 के बीच में लाई करेगा। जो 7 के पास होंगे वो थोड़ा लेस बेसिक है, जैसे जैसे आप 7 की वैल्यू से दूर होते जाओगे, 14 के पास जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। कहने का मतलब है जो आपका 14 के पास वाली वैल्यू होगी वो कैसा बेस होगा, स्ट्रांग बेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट सिंपल ट्रिक बताई थी, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एप्लीकेबल हो, इसलिए आपके लिए सेफ साइड यही है कि याद करके रखो कि बेस का मतलब रेड टू ब्लू और एसिड का मतलब ब्लू टू रेड, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, BRB, ठीक है। जो मैंने याद कर रखा था वो मैंने आपको बताया, BRB, बेस रेड ब्लू। BRB यूजुअली याद रह जाता है, ठीक है। कोई ना कोई आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। ABR अगर किसी को याद रह जाए तो अलग बात है, मैंने तो अपना जो शॉर्ट फॉर्म बताया था वो मैंने आपको बताया BRB,
ठीक है। कुछ कोई बुक की पब्लिकेशन थी जहां मैंने पढ़ा था, तो वो BRB मेरे माइंड में ऑलरेडी सेट था, इस वजह से मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे कर ली थी। और ये बहुत पहले की थी, मुझे लगता है जब मैं खुद छोटी क्लास में पढ़ती थी 9th-10th के अकॉर्डिंग, तभी मैंने ये चीज़ की थी। जो मुझे मेरा अपना एक जो लर्निंग का तरीका है, या ये कह लो कि याद रखने का तरीका, क्योंकि मेमोरी में सारी चीज़ें रख पाना, रिटेन कर पाना, कि वो चीज़ें आपके माइंड में रहे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक तो होता है नॉलेज, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ब्रेन में आपको कहते हैं ना कि आपको मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि रट्टा मारना, देखो भाई रट्टा मारने वाली सिस्टम तो नहीं होता कोई, लेकिन हाँ व्हेन इट कम्स टू लर्निंग तो उसमें आपकी दोनों चीज़ आएंगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो रिटेनिंग। उस रिटेनिंग में आप उसको चाहे रट्टा मारना कहो, चाहे मगिंग अप कहो, ठीक है, जो भी कहो उसको, बट दिमाग में रखने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से वो थोड़ा सा याद करना ही हुआ ना। बहुत से लोग उसको नेगेटिव वे में कह देते हैं रट्टा मारना, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि रट्टा मारना कहना चाहिए उसे कहना चाहिए याद रखना। क्योंकि अब ये चीज़ें, अब इसमें क्या कर लोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे रेड लिटमस ब्लू का, या तो पूरी डिटेल्ड रिएक्शन पता हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना 10th के लेवल पे सारा कुछ पता हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली याद ही करना पड़ता है। सो दैट वे बेस आपका है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, एंड इसकी pH की वैल्यू 7 to 14 के बीच में लाई करेगी, और ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। क्रश्ड एग शेल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं दूसरा चौक ले लेती हूँ। क्रश्ड एग शेल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा हुआ, देखो, अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है इसके साथ टू गिव अ गैस, गैस रिलीज होती है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, उस सॉल्यूशन में एक तो ये है और कुछ और है, ठीक है, हमें नहीं पता वो क्या है। उसके अलावा वो क्या बता रहे हैं हमें क्वेश्चन में, कि एक गैस निकलती है जो कि लाइम वाटर मिल्की करती है। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान हो, लाइम वाटर मिल्की कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। यानी कि गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कब बन रही है, प्रोडक्ट में बन रही है। तो अगर आप रिएक्शन ट्राई करना चाहो इसकी, तो कैसे करोगे, क्रश्ड एगशेल्स आपके होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला, ठीक है, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, चौक का फॉर्मूला, क्रश्ड एगशेल्स, इनमें सबका, इनका सबका फॉर्मूला, मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, इनका सबका फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप इन जनरल वर्ड लाइमस्टोन भी यूज करते हो। मार्बल लिखा है तो भी इसका फॉर्मूला यही है, चौक लिखा है तो भी इसका फॉर्मूला CaCO3 है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि लिखा ऐसा ही आएगा, ठीक है। बहुत बार हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तो वहाँ तो मैं आपको साथ ही साथ बताते गई हूँ, बट जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था ना, स्लेग लाइम, राइट, और कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम, ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर। तो ये सब चीज़ें बार बार आएंगी, तो आप बेटर होगा कि इनको एक जगह लिखते जाओ, है ना। और बार बार उसको अगर सपोज करो, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, वो वैसे भी देखते जाओगे, कुछ दिनों बाद अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो क्रश्ड एगशेल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और गैस देते हैं आपकी CO2, जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है, और यहाँ कुछ और रिलीज होता है। अब जिसको तो ये रिएक्शन पता है, CO2 कब निकलेगा, जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ होती है, ठीक है। इसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2। अब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है ना, वैसे यहाँ देखो बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम एक ही है, ठीक है, कार्बोनेट का CO2, एक ऑक्सीजन रह गया, ठीक। तो यानी हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए हम क्या करें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अपोजिट में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक। 2 कैल्शियम की वजह से यहाँ भी करना पड़ेगा, और क्लोरीन 4 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और भी बनेगा, है ना। अब ये तो मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि सपोज करो आप लिखना सारा शुरू कर देते हो, H कहाँ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स रब करते हैं। ये लिखने का तरीका मैंने आपको बताया रिएक्शन का, कि अगर आपको इनकेस नहीं भी आता तो भी कैसे लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से पता लग रहा था, CO2 यहाँ से पता लग रहा था, ठीक है। ऑप्शंस में 4 चीज़ें हैं, तो इनमें से ही कोई रिएक्ट करेगा। एक यही है जो एसिड है, बाकी अगर आप देखो बाकी सब क्या है, सॉल्ट्स हैं, लिथियम का, पोटेशियम का, सोडियम का। यहाँ पे आपका प्लस में वाटर भी बनता है। अब बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा इजीली, ठीक है। H2 है सबसे पहले, तो दिख ही रहा है, वैसे तो H बाद में करना चाहिए, वो तो डायरेक्टली दिख गया इसलिए मैंने कर दिया, ठीक। ओके,
अब करें बैलेंसिंग। अब डायरेक्टली बैलेंस ही है वैसे। कैल्शियम सिंगल है दोनों साइड, यस। कार्बोनेट में CO2 तो यहाँ निकल गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन सिर्फ रह गया है, वो ऑक्सीजन वाटर के साथ H2O बना दिया, और क्लोरीन Cl2, तो यानी बैलेंस है, ठीक है। अपना अपना तरीका है, देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह से क्विकली भी कर सकते हो बैलेंस, नहीं तो वो तरीका तो सेम है ही कि एक 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 एटम चेक करते जाओ। पहले आप बाकी सारे एटम्स करोगे, फिर लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करोगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख ली। अब आगे बढ़ो, वो क्या पूछ रहा था एक्चुअली, द सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सॉल्यूशन कंटेन्स में यही नहीं समझ पाते कि क्या है। अब यहाँ तो ऑप्शन दी है, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप क्या करते। तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ, तो ये आपका फाइनल आंसर HCl होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कह ही रहा था सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल, तो यानी जो सॉल्यूशन या जो चीज़ आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रही थी, आपको वो मार्क करनी थी। सो करेक्ट आंसर है HCl, ठीक है। क्लियर है। अब मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ जो आपकी वीडियोस में मतलब कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। देखो वो क्वेश्चन क्या था, एक था आपको, आपने पूछा हुआ था क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ठीक। और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बेस्ड। पहले मैं क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता देती हूँ, देन उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊंगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उसके यूजेस क्या है, पूरा ही बता दूंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कि आप जानना ही चाहते हो तो आई विल टेल यू। ओके, वैसे ये टॉपिक आगे आता है, बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक है क्रिस्टलाइजेशन, एक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है क्रिस्टल्स किसी चीज की प्योर फॉर्म, किसी भी चीज की अगर क्रिस्टल्स है ना, दैट इज एक्चुअली प्योर फॉर्म, ये माना जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक, हम ये कह सकते हैं, प्रोसेस है जिसमें कि आप अगर उस प्रोसेस को, एक प्रोसेस है ये पहली बात तो, जिसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको आप कन्वर्ट करते हो सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में। क्या करते हो? लिक्विड सॉल्यूशन को, किसी भी चीज का जिसका बनाना चाह रहे हो क्रिस्टल, लिक्विड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हो सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में, ठीक। अब आप लोगों ने घर में नमक का दाना देखा हुआ है? नमक वैसे तो आप लोग देखो पिसा हुआ लाते हो, बट किसी ने अगर देखा हो काला नमक, या हो सकता है शायद कहीं देखा हो, काला नमक एक सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में भी मिलता है, उसको लोग ले आते हैं फिर घर में खुद से पीसते हैं, ठीक है। जिनको प्योर चाहिए होता है कि कहीं मिला हुआ ना हो। सेंधा नमक, हाँ, व्रत के लिए मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि सेंधा नमक का वो बड़ा बड़ा जो क्रिस्टल है वो ले आते हैं, बाद में पिसवाते हैं, घर में खुद से पीसते हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरह मिश्री, मिश्री देखिए, मिश्री उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब तो वो भी हमें पैकेट में वो क्यूबॉइड जैसे शेप में मिलने लगे हैं, बट एक्चुअल में मिश्री के भी दाने वो सब क्रिस्टल की फॉर्म में। चीनी के जो दाने हैं दैट इज ऑल्सो क्रिस्टल। तो क्रिस्टल आपका एक स्टेट है किसी सॉलिड सब्सटेंस की। दो तरह की स्टेट होती है सॉलिड सब्सटेंस की, क्रिस्टल और एमॉर्फस। मतलब क्रिस्टल यानी वो सॉलिड जैसी आपकी, ठीक है, जैसे आपने नग जिसको कहते हो ना, कई बार कोई किसी बिल्कुल आम भाषा में किसी को समझाना है नग, तो नग वाली चीज जो है वो क्रिस्टल है, और पाउडर वाली फॉर्म जो होती है वो होती है एमॉर्फस। वो आपने अभी नहीं पढ़ रखा है आई थिंक। तो क्रिस्टलाइन पे हम बेसिकली फोकस करते हैं। जो आपने घर में इस तरह से दाने देखे हुए हैं चीनी के, नमक के, दैट इज एक्चुअली क्रिस्टलाइन स्टेट, पहली चीज, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि आप लिक्विड सॉल्यूशन किसी का हीट करते जाते हो, ठीक है। हीट करने के बाद वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा और फाइनली लास्ट में क्या बना देगा? क्रिस्टल्स बनाएगा, ठीक है। वो क्रिस्टल्स प्योर होते हैं। तो यानी आपका लिक्विड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में, ठीक है। ये आपने, हो सकता है जैसे आप 10th वाले बच्चे हो, +1 के बच्चों को या NCERT में भी देखा होगा, एक इस तरह से छोटी सी बाउल दिखी होती है, ठीक है, और ये चाइना डिश होती है, वाइट कलर की छोटी सी बाउल। हो सकता है +1 वाले बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते अगर देखा हो, या कई बार 10th में भी करवाया जाता है किसी स्कूल्स में। तो क्रिस्टलाइजेशन में आप वो हीट करते जाओगे ना, और एक ग्लास रॉड होती है, ग्लास की आप रॉड ही कहते हो उसे, वैसे बोलते ही ग्लास रॉड है, वो एपरेटस है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट आप लैब में यूज करते हो एक तरह का वो है, ठीक है। तो उसको आप
डिप करके उसमें चेक करते हो कि आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये टीचर जब प्रैक्टिकल कराता है तो बताता है, ठीक है। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं जस्ट बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए कि एक छोटी सी वाइट सी कटोरी में हीटिंग करी जा रही होती है, बाद में उसी में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक। तो वो एक आपका प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस दो कामों के लिए यूज होता है, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कोई दो चीजें आपकी मिली हुई हैं, ठीक है, उनको जब आप हीट करोगे ना, सपोज करो, तो किसी के क्रिस्टल्स पहले बन सकते हैं, किसी के क्रिस्टल बाद में बनेंगे। इसकी जो डिटेल है वो आपकी +1 में आती है कि किसी के क्रिस्टल्स पहले क्यों बन रहे हैं और किसी के बाद में क्यों बन रहे हो। डोंट गो इनटू दैट डिटेल, अभी के लिए मैं यही कहूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोसेस है जो अभी आपको नहीं पता है ना। तो जस्ट बेसिक अगर समझना है तो उसके लिए जस्ट ये समझो कि सेपरेशन, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि सेपरेशन वर्ड मैं बोल रही हूँ कि सेपरेशन के लिए भी आपका दो चीज़ों को अगर सेपरेट आउट करना है जो कि क्रिस्टल्स बनाते हों, है ना, हीट करने पे इस तरह से आपका उसका एक्स्ट्रा लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और क्रिस्टल बनाते हों, वो यहाँ पे यूज होगा। हर चीज को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, जो क्रिस्टल्स बनाते होंगे इस तरह से हीटिंग से, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। दूसरा प्यूरिफिकेशन, मैंने आपको कहा था ना क्रिस्टल्स क्या होते हैं, प्योर स्टेट। तो किसी की अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन का सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में कन्वर्ट करना है, दैट इज एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टल्स मैंने आपको बता ही दिया, जो दाने मैंने बता दिए नमक चीनी के, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें देखो, आपने मेरे ख्याल से ये कंपाउंड जरूर पढ़ा होगा, CuSO4 5H2O। ये एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होता है। कॉपर सल्फेट, उसके साथ 5 वाटर ऑफ, इसी को बोलते हैं एक्चुअली 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी को बोलते हैं। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सॉल्ट के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दोबारा बताती हूँ, ये सॉल्ट है ना आपका कॉपर सल्फेट, सॉल्ट के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, कहीं अब जरूरी नहीं 5 है, कहीं पे 7 होगा, ठीक है, FeSO4 7H2O ऐसा भी होता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह जब आप पढ़ोगे वहां पे ये फॉर्मूला भी आपका आएगा 2H2O। तो ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्ट के साथ अटैच हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट कैसा कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर खाली कॉपर सल्फेट में लूं, दैट इज एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। एन का मतलब क्या होता है, नो, है ना, जैसे हम वर्ड इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं अनलिमिटेड, इररिस्पॉन्सिबल, इस तरह का वर्ड होता है ना, ऐसे यहाँ पे एनहाइड्रस, बिना पानी के, ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट, बिना पानी वाला सॉल्ट। तो सिर्फ कॉपर सल्फेट अगर मैं लिख रही हूँ, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं अटैच है, दैट इज एनहाइड्रस सॉल्ट। और अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब जिसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अब आप सोचोगे फर्क क्या है, देखो इसमें बहुत चीजों में, इसमें तो बड़े आसानी से पता लग जाता है कलर का फर्क, ठीक है। एक आपका ब्लू कलर का है, एक आपका व्हाइट कलर का सॉल्ट है, तो देखते ही पता लग जाएगा कि आपका हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है, ठीक है। तो ये अभी आपके लेवल पे इतना कलर एंड ऑल के बारे में नहीं बताया होता, आपने जस्ट कॉपर सल्फेट वाला कलर पढ़ रखा है ना, ब्लू कलर, वो इसका होता है और ये वाइट होता है। बाकी के कलर्स मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कलर्स की डिटेल, कलर क्यों आते हैं, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो 10th के लेवल पे आप लोगों ने नहीं पढ़े। बट एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने एक और वीडियो में भी कहा था कि साइंस का जो स्टूडेंट है उसको क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इच्छुक नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, कोई चीज़ पूछेगा नहीं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो साइंस का मतलब ये है कि आपके दिमाग में चलता रहे, ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछा कि मैम प्लीज़ ये बताइए। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि आप लोग जो भी लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, मैं बार बार कहती हूँ ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कैसी लगी वीडियो, समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो, ठीक। सो आई होप अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ साथ कभी कभी वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, बट
वो कम ही यूज़ करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के साथ अटैच हैं उनको। क्लियर है? अब हम करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो आपने पूछा हुआ था, उसकी प्रिपरेशन एंड फॉर्मूला को लेके वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन था, एक तो था आपका क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और श्रेया आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन, तो श्रेया का ही जो दूसरा क्वेश्चन था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके, ठीक है। तो आपने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट मैं आपके लिए एक काम करती हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आपने फॉर्मेशन, फॉर्मूला एंड थोड़ा सा इस तरह से करके लिखा है, तो मैं आपका ओवरऑल क्वेश्चन समझ गई। क्लैरिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, बट जितना मुझे लगा पता उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ बता दे रही हूँ इसके रिगार्डिंग। तो जितनी आपको इसकी रिगार्डिंग ज़रूरत होगी वो सब पता लग जाएगा। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहली चीज़, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, ठीक है क्या चीज़, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसकी प्रिपरेशन, सब कुछ एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। कैसे? रिएक्शन लिख के, केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ मैं, कैल्शियम सल्फेट विद 2H2, लिखा था ना मैंने अभी, आपका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जिप्सम, तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका हीट करने पे ब्रेक होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये टोटल 2H2O ही होगा ना। ये आपका देखो, ये है आपका जिप्सम, जिप्सम, और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला पता लगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसका नाम भी पूरा सुन लो, अगर केमिकल नेम हम कहें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब हाफ H2O होता है ना तो उसे हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ये केमिकल नेम है। तो ये नेम होता है ना, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दीज आर कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब जिस नाम से वो ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। जैसे हम अपना नाम अगर बताते हैं तो एक होता है ऑफिशियल नेम, एक होता है घर वाले हमें बुलाते हैं जिस नाम से, निक नेम है ना, प्यार से बुलाते हैं घर में, तो दो टाइप के नेम्स हुए ना। वैसे ही सेम कि ओवरऑल सब जगह जिस नाम से वो जाना जाता है या साइंटिफिकली, वो आपका होता है केमिकल नेम, और कॉमनली जिस नाम से जाना जाता है वो ये वाले कॉमन नेम, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। एंड प्रिपरेशन आपकी ये हो गई। तो श्रेया आपने प्रिपरेशन पूछी थी, फॉर्मूला पूछा था, एंड मेन चीज़ ये कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये फॉर्मूला है या वो फॉर्मूला है, ठीक है। जो लैंग्वेज लिखी होती है बुक्स में कई बार कंफ्यूजिंग लिखी होती है। एक्चुअल में ये जो जिप्सम है ना, इसका नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो जिप्सम है ये यूजुअली पहले पेरिस में ही मिलता था, फाउंड इन पेरिस, और इससे बना ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। आप देख रहे हो ना, वाटर मॉलिक्यूल्स का ही चेंज है। जब आपकी, मतलब वैसे तो ऐसा किसी का होना नहीं चाहिए, अगर आपने देखा होगा किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर करवाने जाते हैं ना, वो एक्चुअली यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो आपका स्टार्टिंग में गीला लगाया जाता है, वो सेट हो जाता है ताकि आपकी बोन बिल्कुल, हड्डी आपकी हिले ना, है ना। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी जो यूज होती है, यही आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, जो आगे टूट जाता है, आगे हाफ H2O रह जाता है, 3/2 H2O रह जाता है, ठीक। तो आपने पूछा था प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, फॉर्मूला के रिगार्डिंग, और बाकी मैंने उससे थोड़ी ज़्यादा ही नॉलेज दे दी सो दैट आपको क्लियर हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम पहले पेरिस में ज़्यादा मिलता था, इस वजह से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दे दिया गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, इसका यूज करके प्लास्टर लगाया जाता है, इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ये है, इसका यूज करके वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट किया जाता है, जो आपकी हड्डी टूटी होती है उसको, इस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, ठीक है। कि एक ऐसा प्लास्टर जो कि पेरिस से आया, और पेरिस से क्यों आया, क्योंकि जिप्सम से हम इसको बना रहे हैं, और जिप्सम कहाँ मिलता है, पेरिस में। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या उसका नाम है, क्या उसकी प्रिपरेशन है ना। तो ये क्वेश्चन आपने दिया था, एंड मैं सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो टीचर को एक फीलिंग आती है कि शायद अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड तभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज तो फिर नॉर्मली वही चीज़ होती है कि हाँ ठीक है, नहीं देखा ध्यान से, देखा नहीं देखा, है ना। तो बीइंग अ टीचर थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, पूछता है, उसको आपको आंसर करना भी अच्छा लगता है उतना ही। सो थैंक यू, एंड यस, इसी तरह से क्वेश्चंस पुटअप करते रहा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. मतलब 10 ml किसका NaOH सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइज होता है. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन आपकी होती है जब एसिड बेस रिएक्ट करता है, क्या बनता है? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ये आपकी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. पढ़ी हुई है ना आपने? तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना अच्छा ना लगे ना बुरा. हम कहते हैं ना वो न्यूट्रल है, मतलब ना उसे अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ना दुख है ना सुख है, बराबर. ठीक है, तो ना एसिड ना बेस, दोनों. जो आपने पीएच पढ़ा ना, तो उस न्यूट्रल जो आप वर्ड बीच में 7 पे लिखते हो वो क्या होता है कि ना आपका एसिडिक मीडियम है ना आपका बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल है. 7 वैल्यू है पीएच की. तो जितना एसिड आपका और बेस रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज होता है 8 ml HCl से. ठीक. इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर जो हमने ऊपर लिया था वैसा ही सेम सॉल्यूशन NaOH का हम 10 की बजाय 20 ml ले लें, तो कितना HCl हमें ज़रूरत होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखो वैसे तो ये क्वेश्चन है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, बट आप इसमें सिंपल मैथ भी अप्लाई कर सकते हो. कैसे? NaOH और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपको पता है. आप रिएक्शन लिखो पहले. सबसे पहले तो NaCl प्लस वाटर. ठीक, बैलेंस कर लो. Na, ठीक है, और H2O, ठीक है, एंड Cl. NaCl एक एक ही है एटम, 2 H हैं, उधर भी 2 H ऑक्सीजन, यानी कंप्लीटली ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो इसका 10 ml रिएक्ट करता है इसके 8 ml से. ठीक है, तो अगर आप इसको डबल कर दोगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तभी जाके न्यूट्रलाइज होगा ना, है ना. ये एक्चुअली जैसे आप मैथ्स में रेशियो प्रपोर्शन करते हो ना, वो मान लो, चाहे यूनिटरी मेथड मान लो, जिससे भी निकालना चाहो, कि इसके 10 ml को 8 ml रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करता है, तो इसके 1 ml को कितना करेगा? 8/10. तो 20 को कितना करेगा? उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो. या आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली आप डबल कर रहे हो तो ये भी डबल हो जाएगा. डबल होके कितना आंसर आ जाएगा? 16 ml. क्या ऑप्शन दी हुई है? 16 ml. यस, लास्ट ऑप्शन है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो आप. ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो कहीं 2 या कुछ और होता ना, उसके हिसाब से आंसर चेंज भी हो सकता था. जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगा. ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1:1 की रेशियो है कि 1 जितना आपका NaOH है उतना ही HCl भी चाहिए. मतलब आपका 1:1 की रेशियो, मतलब इसके लिए 1:1 नहीं है. ठीक है, आगे आप पढ़ोगे मोल, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वहां पता लगेगा. फिलहाल के लिए आप ये चेक कर लो कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. बैलेंस का मतलब कि जितना अमाउंट NaOH को HCl के लिए चाहिए वो रिएक्शन है ये एक्चुअल में. तो अगर ये बता रहा है कि 10 ml को 8 ml चाहिए, तो 20 ml को कितना चाहिए? डबल कर दो, क्योंकि ये भी डबल हो गया. ठीक है, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा? 16 ml. क्लियर? ओके देन, आज हमने एसिड बेस के क्वेश्चंस किए इस चैप्टर के, और मैंने आपके डाउट्स लिए. तो आज वाली वीडियो आप लोग देखना, एंड मैंने आपको पहले कह दिया है पिछले जो इसके लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो रिवाइज करके फिर देखना शुरू करना. थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से रिवाइज होगा. आप क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर पाओगे, पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है ना. उसके बाद आंसर चेक करो, आंसर मैं साथ के साथ बता ही रही हूँ. सो दैट वे आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. और जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम ये चीज़ है कि आप पहले चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चन करो. ठीक है, एंड हमेशा की तरह मैं वही कहूँगी, कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़ बताया करो कैसी लगी वीडियो, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा ही होगा, है ना, कितने एक्साइटेड होके मैं, अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, क्लियर किया जो भी आपने कमेंट सेक्शन में पूछा. सो दैट मोटिवेट्स मी एक्चुअली, कि आप लोग जो कमेंट्स करते हो और लाइक्स आपके, शेयर्स जितने होते हैं ना, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो सब ऑब्वियसली जो वीडियो बनाता है उसको उतना ही अच्छा लगता है ना. एंड बीइंग अ टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें समझ आता है, तो एक सेटिस्फैक्शन फील होती है टीचर को. सो रिगार्डिंग दैट मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ गाइज जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ई अकेडमी स्कूल को भी सब्सक्राइब करो. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से कहो, है ना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह जहाँ कर सकते हो, और लाइक करो. कमेंट सेक्शन में बताओ अपने व्यूज, सजेशंस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन. ठीक है, सो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. इसके बाद नेक्स्ट सेम अब ये चैप्टर कंटिन्यू होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.